गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 60 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर हम लोग फोर्जिंग प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट स्टेप्स इन फोर्जिंग प्रोसेस को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे डियर, फोर्जिंग प्रोसेस के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। कितने टाइप से हम लोग मेटल फोर्जिंग प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, तो उन्हीं प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। चलिए डियर हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देखिए आज का टॉपिक हमारा होगा डियर वेरियस फोर्जिंग टेक्निक। टेक्निक का मतलब टाइप ऑफ फोर्जिंग प्रोसेस। तो यहाँ देखिए हम लोग 4 टाइप ऑफ फोर्जिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे डियर। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉप फोर्जिंग, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे प्रेस फोर्जिंग, एंड थर्ड अपसेट फोर्जिंग, एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे रोल फोर्जिंग। तो इस तरीके से डियर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डियर फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉप फोर्जिंग। तो यहाँ ड्रॉप फोर्जिंग देखिए हमें क्या है कि ड्रॉप फोर्जिंग और प्रेस फोर्जिंग दोनों लगभग सेम आपको दिखाई देगा, बस अंतर इतना होगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका एक डाई होगा, एक डाई होगा, या जिसे हम लोग बोलेंगे ये लोअर डाई हो गया, मान लीजिए ये हो गया लोअर डाई, और ये मान लीजिए अपर डाई। दोनों के बीच में हम लोग वर्कपीस को रखेंगे डियर, दोनों के बीच में वर्कपीस को रखेंगे। और डाई में ये देखो, आप देखिए ये जो शेप हमारी डाई में बनी हुई है, जब इस वर्कपीस को हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे बाय द डाई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वर्कपीस प्रेस होकर कंप्रेस होकर इस डाई के शेप में चारों तरफ फिल हो जाएगा। और उसके बाद हम इस डाई को रिमूव कर देंगे, तो उस समय हमारा ये क्या हो जाएगा, ये वर्कपीस इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से डियर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग प्रेस फोर्जिंग की बात करेंगे, तो प्रेस फोर्जिंग में भी हम लोग देखो इस शेप का हमारा क्या है, लोअर डाई है, और इस शेप का हमारा क्या है, अपर डाई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस अपर डाई से जब इस पे प्रेशर फोर्स लगाएंगे, तो ये मटेरियल यहाँ पे पूरा इस तरीके से फैलकर और साथ में इस डाई में इस तरीके से भर जाएगा। आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, इसे जब रिमूव करेंगे, तो ये मटेरियल हमारा इस शेप में फोल्ड हो जाएगा। अब आप समझिए कि दोनों में हमने सेम चीज आपको दिखाई, तो डिफरेंस कहाँ पे आया डियर। तो हमने कहा कि प्रेस फोर्जिंग और ड्रॉप फोर्जिंग में डिफरेंस कहाँ पे आया, तो इसके लिए पहले हम लोग डिफरेंस बिटवीन या एडवांटेज ऑफ प्रेस फोर्जिंग ओवर ड्रॉप फोर्जिंग पढ़ेंगे। तो वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले तो ये समझिएगा डियर कि जो प्रेस फोर्जिंग होगा वो हमारा हाइड्रोलिक ऑपरेटेड होगा, और जो ड्रॉप फोर्जिंग होगा वो हमारा मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले देखिए जब प्रेस फोर्जिंग की बात करते हैं, तो वो हमारा लार्ज साइज ऑफ वर्कपीस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, और यह प्रेस फोर्जिंग एक फास्टर प्रोसेस होता है, जबकि ड्रॉप फोर्जिंग आपका एक स्लोअर प्रोसेस होता है। ड्रॉप फोर्जिंग से हम लोग स्मॉल साइज के प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए डियर पॉइंट 1 की बात करेंगे, तो प्रेस फोर्जिंग इज फास्टर देन ड्रॉप फोर्जिंग बिकॉज ऑफ प्रेस फोर्जिंग मशीन इज अप्लाइड बाय hydraulic force. Then after alignment of the two die halves can be more easily maintained than with हैमरिंग प्रोसेस। तो जब हम लोग क्या करेंगे डियर, इस ड्रॉप फोर्जिंग में देखो यहाँ पे हमने इसको डाई को रख लिया, और इसके ऊपर हम लोग हैमरिंग प्रोसेस करेंगे। बाय हैंड हैमरिंग प्रोसेस करें, या फिर हम लोग सेमी ऑटोमेटिक या हाइड्रोलिक हैमरिंग प्रोसेस से करके इस पे हम लोग क्या करेंगे, बार बार हैमरिंग प्रोसेस करेंगे। तो इस पे क्या है कि इस मशीन के देखो इस वर्कपीस के खिसकने का या इस डाई के खिसकने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हो सकता है ये डाई हमारी इधर खिसक जाए, हो सकता है ये डाई इधर खिसक जाए, तो वर्कपीस का शेप हमारा चेंज हो जाएगा। मतलब डाई की प्रॉपर फिटिंग हमारी ड्रॉप फोर्जिंग में नहीं हो पाएगी। ड्रॉप मतलब हैमर से हम लोग यूज करते हैं, हथौड़े से यूज करते हैं। लेकिन प्रेस फोर्जिंग में क्या होगा, इसी को अगर यहां हम हाइड्रोलिक पंप लगाकर लगातार प्रेस करना शुरू कर दें, तो ये दबाता चला जाएगा और इसको एक साथ कंप्रेस करके हमारा दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दे।
तो ये आपका अंतर होता है डियर, किसमें, ड्रॉप फोर्जिंग एंड प्रेस फोर्जिंग में। तो अब यहाँ पे देखिए डियर, ये हो गया आपका ड्रॉप फोर्जिंग और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रेस फोर्जिंग। तो पहले ड्रॉप फोर्जिंग में हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। ये डिफरेंस तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, डिफरेंस हम लोगों ने पहला देखा, सेकंड देखा, थर्ड डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चरल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू ड्रॉप फोर्जिंग। ड्रॉप फोर्जिंग में डियर क्या होगा, बार बार हैमरिंग एक्शन कर रहे हैं तो मटेरियल के क्रैक होने के भी चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे और अंदर मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। लेकिन प्रेस फोर्जिंग में हमारा क्या होगा, मटेरियल कांस्टेंट प्रेशर से हम कंप्रेस करते चले जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, मटेरियल की क्वालिटी आपकी सुपीरियर मिलेगी, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी मिलेगी। तो इस तरीके से ये हमारा होगा। और लास्ट एडवांटेज हमारा क्या होगा, किसका, हम लोग एडवांटेज पढ़ रहे हैं प्रेस फोर्जिंग का ओवर ड्रॉप फोर्जिंग, यानी कि ड्रॉप फोर्जिंग के रिस्पेक्ट में प्रेस फोर्जिंग के हमारे क्या एडवांटेज होते। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, विथ इजेक्टर इन द टॉप एंड बॉटम डाई इज द पॉसिबल टू हैंडल रिड्यूस डाई ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब क्या है डियर, कि जब हम लोग डाई को बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले देखिए ड्राफ्ट इन फोर्जिंग। अब हमने आपको डियर कास्टिंग में जो ड्राफ्ट एंगल बताया था, कास्टिंग में जो हमने आपको ड्राफ्ट बताया था, ड्राफ्ट इन कास्टिंग, तो वहां पे आपको हमने कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट बताया था कि देखो मान लो कि ये हम लोग मोल्ड कैविटी बना दिए। अब मोल्ड कैविटी में ये चारों तरफ सपोज करिए कि यहाँ पे हमने क्या रख दिया है, ये सैंड रख दिया है, सॉरी अभी सैंड हमने नहीं रखा है, अभी हमने पैटर्न रखा है। अब इस अपर वाले पार्ट को जब हम लोग रिमूव कर देते थे तो एक्चुअल की हमारी शेप ऐसा बन जाता था, ये पैटर्न हमारा कुछ ऐसा बन जाता था। अब डियर क्या होता था, इस पैटर्न को बाहर निकालना है, तो जब इस पैटर्न को हम बाहर रिमूव करना चाह रहे हैं तो या तो ये वाली वाल ब्रेक हो सकती है या तो ये वाली वाल, क्योंकि पैटर्न प्रॉपर तरीके से इसमें रैम्ड हो चुका है। तो उस केस में हम क्या करते थे डियर, इस पैटर्न को थोड़ा सा टेपर ऐसा बना देते थे, जितना हम दिखा रहे हैं इतना नहीं लेते हैं। अब ये थीटा डिग्री टेपर होता था और इसकी हाइट अगर पैटर्न की एच होती थी तो डियर हम लोग क्या करते थे, इस अलाउंस को, मतलब ये जो हम एक्स डिस्टेंस ले रहे हैं यहाँ से इस टेपर, अब देखो पैटर्न को थोड़ा सा आप ऊपर करोगे तो टेपर था तो ऊपर ये खिसकता चला जाएगा और आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या होता था कि आसानी से रिमूव कर लेते थे और इस टेपर की वैल्यू होती थी एच टैन थीटा के बराबर में होती थी, x इज इक्वल टू एच टैन थीटा के बराबर में होती थी, जिसकी वैल्यू हम लोग 0.5 से 2 डिग्री के बीच में रखते थे फॉर मेटल कास्टिंग प्रोसेस, ये हमारा होता था। अब ऐसे ये सिंपल सा केवल ज्योमेट्री होती थी, देखो ये 90 डिग्री होता था, ये थीटा होता था, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। हमें देखो परपेंडिकुलर और बेस पता होगा तो टैन थीटा का फार्मूला लगेगा, उस समय टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है x अपॉन एच, तो x इज इक्वल टू एच टैन थीटा हो जाता था। तो यही हमारा होता था ड्राफ्ट इन कास्टिंग। अब हम बात कर रहे हैं डियर सेम उसी तरीके से जैसे कास्टिंग में हमें पैटर्न को बाहर निकालने के लिए हमने वहां पे ड्राफ्ट दिया हुआ था, अब बाद में जब मटेरियल कास्ट करेंगे तो इसी शेप का हमारा बनेगा, तो मशीनिंग के बाद इतने मटेरियल को हम लोग रिमूव कर देते हैं। मशीनिंग करना होगा, बहुत हल्का ड्राफ्ट देते हैं, आधा से 2 डिग्री का, लेकिन मशीनिंग करके उसे फ्लैट बना देते हैं। देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं डियर, हम बात कर रहे हैं अपना इसके लिए ड्राफ्ट इन फोर्जिंग। ड्राफ्ट इन फोर्जिंग, फोर्जिंग में क्या होगा डियर, देखिए जैसे सपोज करिए आपने देखा कि जब मटेरियल हमारा फोर्ज हुआ, फोर्ज होने के बाद यह कुछ इस शेप का हो जाएगा। आप देखिए इसको फोर्ज होने के बाद यह कुछ इस शेप का हो जाएगा, यह कुछ इस शेप का हो जाएगा और यह यहां से पूरा ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा डियर, अंदर मटेरियल हमारा ये पूरा फिल किया हुआ है, अंदर हमारा मटेरियल पूरा इस तरीके से फिल किया गया है। अब जब इस डाई को ऊपर करेंगे, भाई फोर्ज करने के बाद डाई को रिमूव भी तो करना है,
तो रिमूव करने के लिए क्या होगा डियर, ये देखो पूरा यहां से यहां तक डाई इसके बीच में कंप्रेस करके चिपकी हुई है, तो उस समय इसे इजीली बाहर निकाल नहीं सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं डियर, इस डाई पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अलाउंसेस दे देते हैं। कौन सा अलाउंसेस दे देते हैं, ड्राफ्ट अलाउंसेस दे देते हैं दोनों तरफ, ताकि इसे भी बाहर निकाला जा सके और इसे भी। और ये ड्राफ्ट अलाउंसेस सेम वही होता है जैसा हम लोग कास्टिंग में देते हैं। ये x इज इक्वल टू हमारा हो जाता है, x इज इक्वल टू एच टैन थीटा के, यदि ये थीटा हो जाए और यहाँ से यहाँ तक केवल h हो, तो इस तरीके से इस पर हम लोग ड्राफ्ट देते हैं ताकि डाई को आसानी से रिमूव किया जा सके। 2 से 3 डिग्री ड्राफ्ट हम लोग स्टील के लिए देते हैं, एल्युमिनियम के लिए लगभग 10 से 12 डिग्री का देते हैं, तो आगे हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा ड्राफ्ट। ये रोल हम लोग इसलिए लगाते हैं डियर, इसको क्या करेंगे, इसको ताकि अगल बगल ये खिसकने ना पाए, प्रॉपर तरीके से इस डाई को इस पे अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सपोर्ट रोल लगा के रखते हैं। तो ये हमारा होता है ड्रॉप फोर्जिंग का प्रोसेस। तो ये देखिए डियर, हम लोगों ने क्या किया, इसके डिफरेंस यानी कि एडवांटेज प्रेस फोर्जिंग ओवर ड्रॉप फोर्जिंग हम लोगों ने देखा। अब हम लोग शुरू करने चल रहे हैं प्रेस फोर्जिंग हमारी क्या होती है, प्रेस फोर्जिंग एंड ड्रॉप फोर्जिंग। तो इसके शुरू करने से पहले डियर एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि जो हम लोग दोनों में डाई यूज कर रहे हैं उस डाई का मटेरियल कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग फोर्जिंग ऑपरेशन कर रहे हैं डियर, तो वहाँ पे जो डाई यूज कर रहे हैं उस डाई का मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसके लिए हम लोग ये डिस्कस करने चल रहे हैं। तो देखिए, जब डाई के मटेरियल की बात करेंगे तो सबसे पहले डाई की हार्डनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एंड टफनेस ज़्यादा होनी चाहिए, डक्टिलिटी एट लो होनी चाहिए। अगर डक्टाइल होगा डाई तो जब हम लोग प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वह वहाँ से बेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से डाई हमारी क्या, डक्टिलिटी लो होनी चाहिए, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, टफनेस आपकी हाई होनी चाहिए। देन आफ्टर एंड एलिवेटेड टेम्परेचर को वह बियर कर सके। ये नहीं कि जब हाई टेम्परेचर जनरेट हो तो वह डाई वहां पे मेल्ट होना शुरू करे। तो डाई हमारा कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए डाई में, एडक्वेट फटीग रेजिस्टेंस होना चाहिए। हाई प्रेशर फोर्स अप्लाई करने पर भी डाई में इंटरनल या एक्सटर्नल क्रैक्स जनरेट नहीं होने चाहिए, डाई में डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। अदरवाइज जब यहाँ हम लोग प्रेशर फोर्स अप्लाई करें तो पता चले यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिफॉर्मेशन आ जाए तो ये डाई हमारी बेकार हो जाएगी। तो डाई में हमारा क्या होना चाहिए, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन विद इन इलास्टिक लिमिट नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा मटेरियल का प्रॉपर्टीज होना चाहिए। लो थर्मल कंडक्टिव होना चाहिए एंड एमिएबिलिटी टू वेल्ड रिपेयर होना चाहिए। मतलब लो थर्मल कंडक्टिव का मतलब जब इसके अंदर यह मेटल हमारा कंप्रेस हो गया है, कंप्रेस होने के बाद अगर यह हाई थर्मल कंडक्टिव होगा तो तेजी से कूल करके क्विंचिंग कूल कर देगा, जिससे इस मेटल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा लो थर्मल कंडक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट, ताकि धीरे धीरे कूल हो, मटेरियल यहाँ एज ए एनील्ड या नॉर्मलाइज हो, जिससे उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर इंक्रीज कर सके। ये हमारा होता है डी। चलिए आगे बात करते हैं। गुड मशीनेबल होना चाहिए। डाई की सरफेस को फिनिश करने के लिए उसकी मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टीज अच्छी होनी चाहिए, ताकि आसानी से उस पर हम लोग मशीनिंग प्रोसेस को अप्लाई करके एक फिनिश्ड सरफेस फिनिश अचीव कर सकें, जिससे उस सरफेस फिनिश से जब हम लोग किसी भी मटेरियल पे प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वह मटेरियल उस उस एक्यूरेट सरफेस का शेप अचीव करेगा। तो ये हमारा हो गया। अब डाई कौन कौन से मटेरियल की बनाई जाती है डियर, देखिए आयरन में है ना, आयरन में हम लोग क्या करते हैं, आयरन एलॉय की बनाते हैं। मीन्स आयरन में क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वेनेडियम एलॉय को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, अपनी डाई को बनाते हैं। सेकेंड, हम लोग क्रोमियम, निकिल, मोलिब्डेनम एलॉय एंड स्टील डाई का यूज करते हैं। तो मान लीजिए कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डाई मटेरियल इन फोर्जिंग प्रोसेस, विच टाइप ऑफ डाई मटेरियल आर यूज्ड इन फोर्जिंग प्रोसेस, तो आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट आपका होगा क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड वेनेडियम बेस्ड स्टील एलॉय। सेकेंड आपका होगा क्रोमियम, निकिल एंड मोलिब्डेनम बेस्ड एलॉय स्टील
डाई मटेरियल का यूज करते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज होती है डाई की। आगे बढ़ते हैं, देखिए ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस की बात करते हैं। ड्रॉप फोर्जिंग हमारा क्या हो गया डियर, हम लोग जैसे हैमरिंग प्रोसेस कर रहे थे सेम उसी तरीके से ड्रॉप फोर्जिंग होगी। तो यहाँ देखिए द ड्रॉप फोर्जिंग डाई कंसिस्ट ऑफ टू हाफ, मतलब दो पार्ट में आपकी डाई होगी, एक अपर डाई होगी और एक लोअर डाई होगी। देन आफ्टर द लोअर हाफ पार्ट ऑफ द डाई इज फिक्स्ड, लोअर वाला पार्ट हमारा क्या होगा, फिक्स होगा, और अपर वाले डाई पे हम लोग हैमरिंग प्रोसेस अप्लाई करके अपने शेप को अचीव करते जाएंगे। देन द अपर हाफ, देखिए द लोअर हाफ पार्ट ऑफ द डाई इज फिक्स्ड टू द एनविल मशीन व्हाइल द अपर हाफ इज फिक्स्ड टू द रैम, जिस रैम से हमें क्या करना है, हैमरिंग करना है, अपर डाई को उस पर हम लोग फिक्स कर देंगे ताकि हम उस पर हैमरिंग कर सकें। देन आफ्टर द हीटेड स्टॉक इज केप्ट इन द लोअर डाई, हम लोग क्या करेंगे, अपने हीटेड वर्कपीस को ऐसे नीचे रख देंगे और रखने के बाद इस पे हम लोग हैमरिंग प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। देन आफ्टर लोअर द डाई व्हाइल द रैम डिलीवर्ड 4 to 5 बिलो ऑन द मेटल, ये आपका मेल्टिंग टेम्परेचर है, एंड इन क्विक सक्सेशन सो दैट द मेटल स्प्रेड एंड कंप्लीटली फिल द डाई कैविटी। तो हम लोग क्या करेंगे डियर, जब हीटेड स्टॉक को अपने किस में रख देंगे, लोअर डाई कैविटी में रख देंगे, नीचे वाली डाई कैविटी में रख देंगे। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, रैम से डिलीवर करेंगे 4 to 5 ब्लो, 4 to 5 टाइम उस पर हम लोग क्या करेंगे, हैमरिंग प्रोसेस करेंगे, जिससे वह उसके शेप को अचीव कर लेगा। इस रैम द्वारा हम लोग जैसे एक बार इस पे हैमरिंग करेंगे तो कुछ अपने शेप को चेंज करेगा, फिर दोबारा हैमरिंग करेंगे कुछ और स्प्रेड होगा, फिर करेंगे और स्प्रेड होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे 4 to 5 टाइम करने से यह स्प्रेड हो जाएगा और हमारे रिक्वायर्ड शेप को अचीव कर लेगा। देन आफ्टर when the two die half close then complete cavity, the complete cavity is formed, जब दोनों डाई आपके यहाँ पे आकर ऐसे क्लोज हो जाएंगे, ये यहाँ तक आ जाएगी, ये यहाँ तक आ जाएगी, तो उस समय हम कह देंगे कि यह मटेरियल हमारा कंप्लीटली फिल हो चुका है। इस तरीके से ये हमारा होगा। देन आफ्टर ड्रॉप फोर्जिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल कंपोनेंट्स, अगर लार्ज कंपोनेंट को स्प्रेड करना होगा तो बहुत हैवी पावर फोर्स की रिक्वायर्ड होगी, उस समय हम लोग प्रेस फोर्जिंग का यूज करें। तो ये हमारा हो गया डियर ड्रॉप फोर्जिंग। देन आफ्टर प्रेस फोर्जिंग की बात करते हैं, तो प्रेस फोर्जिंग हमारा क्या होगा, सेम ड्रॉप फोर्जिंग की तरह होगा, बस इस पे हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस का यूज करेंगे। ये हमारा होगा हाइड्रोलिक प्रेस। अब इस हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू हम लोग इस पे प्रेस करेंगे, सेम वही प्रोसेस होगा, लोअर डाई में हम लोग वर्कपीस को रख देंगे, रखने के बाद ये हीटेड वर्कपीस होगा, हीटेड वर्कपीस ही रखेंगे, क्योंकि अगर कोल्ड वर्कपीस रखेंगे तो वो हमारा ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा। तो हम लोग मैक्सिमम रोलिंग और फोर्जिंग प्रोसेस हॉट वर्किंग कंडीशन में ही करते हैं, कुछ स्पेशल केस में कोल्ड वर्किंग भी करते हैं। देन यहाँ पे हम लोग वर्कपीस को पुट कर देंगे और उससे हम लोग प्रेशर फोर्स अप्लाई करके इसके शेप को बढ़ा देंगे। तो देखिए फोर्स इज ए कॉन्टिन्यूअसली स्क्वीजिंग बाय टाइप अप्लाइड ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस। फोर्जिंग में, ड्रॉप फोर्जिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, एक बार फोर्स लगाए फिर रैम को ऊपर ले गए, फिर फोर्स लगाए फिर रैम को ऊपर ले गए, तो धीरे धीरे शेप को बदल रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो प्रेस फोर्जिंग में ये हमने प्रेशर, लगातार प्रेशर बढ़ाते चले गए और ये स्प्रेड होता चला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेस फोर्जिंग प्रोसेस। अब देखिए ये हमने आपको डिस्कस कर ही दिया था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अपसेट फोर्जिंग प्रोसेस एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे रोल फोर्जिंग प्रोसेस। तो अपसेट फोर्जिंग प्रोसेस हमारा क्या होगा डियर, इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द मटेरियल बाय कंप्रेसिंग द लेंथ इज कॉल्ड अपसेट फोर्जिंग प्रोसेस। पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा भी जाएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है इन अपसेट डाई फोर्जिंग
प्रोसेस इज ऑप्शन 4 आपके दिए गए थे इस तरीके से। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वर्कपीस एंड डिक्रीज द क्रॉस सेक्शन ऑफ वर्कपीस। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया था इंक्रीज लेंथ एंड डिक्रीज क्रॉस सेक्शन ऑफ वर्कपीस, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वर्कपीस। एंड बी ऑप्शन आपका दिया हुआ था, चलिए बी ऑप्शन आपका दिया हुआ था इंक्रीज क्रॉस सेक्शन ऑफ वर्कपीस एरिया एंड डिक्रीज लेंथ ऑफ वर्कपीस एंड डिक्रीज लेंथ ऑफ वर्कपीस। नेक्स्ट सी और डी ऑप्शन आपको देख के ही पता चल जाएगा कि वो आपका रॉन्ग दिया हुआ था। तो ये कहेगा बोथ इंक्रीज, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बोथ इंक्रीज क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ ऑफ वर्कपीस, कॉमन लास्ट ऑप्शन कहेगा बोथ डिक्रीज क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ ऑफ वर्कपीस। तो अब इसका आंसर आपको कैसे देना होगा डियर, जब भी हम लोग ऑफसेट फोर्जिंग की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उस वर्कपीस के डायमीटर को इंक्रीज करेंगे। तो जब डायमीटर आपका इंक्रीज होगा, देखिए इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द मटेरियल, तो जब किसी भी वर्कपीस का डायमीटर इंक्रीज होगा डियर तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा, वही समझने वाली बात है। और लेंथ आपका डिक्रीज करेगा। जैसे आप देखो यहाँ ये वर्कपीस था, अब इस वर्कपीस पे अगर हम लोग ये डाई लगा दें और ये डाई लगा दें और इस पे ऐसे प्रेशर फोर्स अप्लाई करें तो ये हमारा क्या होगा डियर, इसका एरिया देखो ऐसे बढ़ जाएगा और ये कंप्रेस होकर इस तरह से हो जाएगा। देखो पहले ये क्रॉस सेक्शन एरिया था, ये एरिया था, अब आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। तो जब हम लोग ऑफसेट फोर्जिंग करेंगे तो वर्कपीस को कंप्रेस करेंगे, देन उसकी लेंथ डिक्रीज होगी और क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करेगा। तो आंसर आपको तुरंत कौन सा देना है, लेंथ डिक्रीज एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज। फर्स्ट आपका है इंक्रीज लेंथ, तो कभी भी लेंथ आपकी इंक्रीज नहीं होगी। सेकंड है इंक्रीज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वर्कपीस एंड डिक्रीज द लेंथ ऑफ वर्कपीस, दैट मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इन ऑफसेट फोर्जिंग प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं डियर इसके आगे, चलिए तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए, एम्प्लॉय स्प्लिट डाई दैट कंटेन्स मल्टीपल पोजीशंस ऑन कैविटीज। तो स्प्लिट डाई का यूज करते हैं जिसमें आपके क्या है कि मल्टीपल कैविटीज होती हैं, जैसे यहाँ ये कैविटी है, ये कैविटी है, तो इस तरीके से मल्टीपल कैविटी टाइप के डाई का यूज करते हैं। जैसी कैविटी होगी जब हम लोग प्रेस फोर्स अप्लाई करेंगे वैसा मटेरियल उसमें स्प्रेड होकर शेप को अडॉप्ट कर लेगा। इसी को हम लोग बोलेंगे ऑफसेट फोर्जिंग। यहाँ देखिए आपका ये क्या है, एक देखिए ये पंच लगा हुआ है प्रेस करने के लिए, साथ में यहाँ पे आपका क्या है, ये वर्कपीस है, ये आपका वर्कपीस है। अब इस वर्कपीस को जब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इससे हम लोग प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या है, मूविंग आपकी ग्रिप डाई है और ये आपकी स्टेशनरी ग्रिप डाई है। जब ऐसे इसको कंप्रेस करेगी, ये इधर से आपका प्रेस करेगा तो ये मटेरियल कंप्रेस होकर इस तरह से पूरा इसमें फिल, ये हमारा कहलाता है ऑफसेट डाई फोर्जिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रोल फोर्जिंग प्रोसेस। रोल फोर्जिंग प्रोसेस इज आल्सो नोन एज रोलिंग प्रोसेस। इसमें क्या है कि रोलिंग में हम लोग मटेरियल पे क्या करते थे, फ्लैट सरफेस ऑफ वर्कपीस के क्रॉस सेक्शन एरिया को रिड्यूस करके लेंथ को बढ़ाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, व्हेन द रोल्स आर इन द ओपन पोजीशन, जब दो रोल्स हमारे क्या होंगे डियर, ओपन पोजीशन में होंगे,
and heated stock is advanced up to a stop as the rolls rotate, जब हमारे रोल्स क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, then after they grip and roll down the stock is transferred to a second of groups, the rolls turn again so that until piece is finished, that process is called रोल फोर्जिंग प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज रैपिड प्रोसेस, यानी कि यह फास्ट प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है डियर कि देखो ये हमारे पास एक रोलर है, ये हमारे पास एक दूसरा रोलर है। अब इन रोलर से हम लोग क्या करते हैं, इस वर्कपीस को पास कराते हैं। पास कराने के बाद देन हम इसे सेकेंड रोलर से भी पास कराते हैं, तो आसानी से ये हमारा क्या करता है, रिक्वायर्ड शेप ऑफ वर्कपीस को, जैसे देखो ये हमारा इसे अचीव करना है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें ऐसा बनाना है। तो इस रोल में हम लोग जो भी शेप दे दें, आप देखो रोल में हमने ये शेप दे दिया है। मान लो कि हमें वर्कपीस पे देखो ये हमारी फ्लैट सरफेस, अब इस वर्कपीस पे हमें ये सरफेस अचीव करनी है। आप इसे ऐसा भी देख सकते हैं। तो इस तरीके के सरफेस को जब हमें अचीव करना होगा डियर, तो हम क्या करेंगे, ये जो रोलर हमने लिया है, ये रोलर कुछ इस तरीके से लेंगे हम लोग। ये जो रोलर हम लोग लेंगे डियर, देखो ये जो रोलर लेंगे, देखो ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से जहाँ जहाँ पे हमें ऐसा क्रॉस सेक्शन चाहिए, वहाँ पे हम लोग इस रोलर को कुछ इस तरीके से बना देंगे। ये रोलर हमारा कुछ ऐसा 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 बन जाएगा। अब इससे जब हम लोग वर्कपीस को पास कराएंगे तो वर्कपीस क्या होगा, कंप्रेस होगा और इसमें जाकर फिल कर जाएगा। यहाँ का मटेरियल इसमें फिल कर जाएगा और यहाँ का मटेरियल इसमें। देन फाइनल प्रोडक्ट हमारा कैसा बनेगा डियर, इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट हमें अचीव हो जाएगा। मतलब इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट अपर एंड लोअर में अचीव हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रोल फोर्जिंग प्रोसेस। लेकिन रोलिंग में हम लोग क्या करते थे, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज करके सरफेस को फ्लैट करते थे। लेकिन रोल फोर्जिंग में क्या करेंगे कि रोलर के ऊपर जिस भी स्लॉट को हम लोग काटे होंगे, जैसा भी स्लॉट हमारा रोलर के ऊपर बना होगा, जब कंप्रेस करके रोलर को मूव कराएंगे तो वही स्लॉट हमारा इस वर्कपीस में अचीव हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रोल फोर्जिंग प्रोसेस। तो इस तरीके से हमारा हो गया डियर रोल फोर्जिंग प्रोसेस। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब रोलिंग प्रोसेस कर रहे थे वहाँ पर भी हाई, मतलब अगर हॉट रोलिंग कर रहे थे, हॉट फोर्जिंग कर रहे थे या कोल्ड फोर्जिंग कर रहे थे, तो टेम्परेचर फिनोमेना वर्क कर रहा था, फ्रिक्शन फोर्स भी जनरेट हो रहा था। तो वहाँ पे जो हम लोग लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं डियर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, लुब्रिकेशन फॉर फोर्जिंग प्रोसेस। तो अगर हम लोग फोर्जिंग प्रोसेस में, जैसे हम लोग रोलिंग प्रोसेस में जब कोल्ड रोलिंग कर रहे थे तो लुब्रिकेशन हम लोग क्या यूज किए, और जब हॉट कर रहे थे तो, और हॉट में भी स्टील के लिए यानी फेरस एलॉय और नॉन फेरस एलॉय अलग अलग हम लोग लुब्रिकेशन यूज करते थे। तो यहाँ पे देखिए डियर कि जब हम लोग लुब्रिकेशन की बात करेंगे तो लुब्रिकेंट्स इन्फ्लुएंस, देखिए लुब्रिकेंट आपके क्या करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करते हैं, हीट को डिसिपिएट करते हैं, मतलब हीट डिसिपिएशन रेट को इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारा होता है। देखिए लुब्रिकेंट्स इन्फ्लुएंस फ्रिक्शन कॉमा वियर डिफॉर्मेशन फोर्स एंड फ्लो ऑफ मटेरियल इन डाई कैविटी कॉमा नॉन स्ट्राइकिंग थर्मल बियरिंग। अब जैसे देखो मान लीजिए कि हमारे पास एक हो जाए डाई, इस तरीके से एक हमारे पास ये हो जाए डियर डाई। अब ये हम मान लेते हैं इसे अपर डाई, और सिमिलर एक इसी तरीके से हमारे पास हो जाए लोअर डाई। ये मान लीजिए हमारे पास हो जाए लोअर डाई। अब जब दोनों के बीच में हम मटेरियल को रख के कंप्रेस करेंगे, दोनों के बीच में इस मटेरियल को हमने रखा और जब कंप्रेस करेंगे डियर, तो ये मटेरियल दोनों के बीच में आसानी से स्लाइड हो, जिसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, लुब्रिकेंट का यूज करेंगे। देन आफ्टर अब यहाँ पे देखो हीट डिसिपिएट होना है, तो हीट डिसिपिएट के लिए थर्मल कंडक्टिविटी आपकी थोड़ी सी हाई होनी चाहिए। जबकि हम लोग क्या करेंगे, देखो जब ये हीट डिसिपिएट होगा तो हम लोग इस डाई को कैसा बनाएंगे, डाई हमारी होगी लो थर्मल कंडक्टिव।
हम लोग डाई किस मटेरियल का बनाते हैं? लो थर्मल कंडक्टिव मटेरियल का। अगर ये लुब्रिकेंट हीट को डिसिपिएट करेगा तो हमारे लिए सही नहीं है, तो हम ऐसा लुब्रिकेंट यूज करेंगे डियर जो हीट को रोके, यानी हीट के लिए एक बैरियर की तरह यूज हो, हीट के लिए वह एक बैरियर की तरह यूज हो, तो वो लुब्रिकेंट हमारा यहाँ पे एक फंक्शन होगा। यानी कि जो लुब्रिकेंट यूज करेंगे वो हमारा थर्मल बैरियर की तरह हमारा इसमें यूज होगा। पहले तो हमारा थर्मल बैरियर की तरह यूज होगा। कॉमन नॉन स्ट्राइकिंग, यानी कि ये वर्कपीस और डाई का मटेरियल आपस में ना चिपके उस तरीके के लिए, उसके लिए हमारा लुब्रिकेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। अदरवाइज अगर दोनों के बीच में लुब्रिकेंट अवेलेबल नहीं होता तो कंप्रेस फोर्स लगाने के बाद ऐसा केस भी आ सकता था कि यह मटेरियल इस डाई के साथ चिपक जाए या स्ट्राइक कर जाए, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? फ्रिक्शन फोर्स को आपको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। जब इस डाई को हम कंप्रेस करेंगे तो इनके बीच में लो फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए, नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स हाई होगा तो ये आपस में रेजिस्टेंस फोर्स को बढ़ाएगा। ये हमारा होना चाहिए लो फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? वियर डिफॉर्मेशन ऑफ फोर्जिंग एंड फ्लो ऑफ मटेरियल इन डाई कैविटी। तो यहाँ पे जो टूट फूट वगैरह होगी उसे कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स का यूज हम लोग करते हैं। आगे बात करते हैं डियर, देखिए हॉट फोर्जिंग और कोल्ड फोर्जिंग के लिए। जब हॉट फोर्जिंग करेंगे तो उस समय हम लोग क्या है कि लुब्रिकेंट्स के रूप में ग्रेफाइट, मैग्नीशियम सल्फर डाइऑक्साइड एंड समटाइम मोल्टेन ग्लास का यूज कर लेते हैं। मैक्सिमम के केस में ग्रेफाइट का यूज करते हैं, देन हम लोग मैग्नीज सल्फाइड का यूज करते हैं, देन हम लोग मॉलिब्डेनम सल्फाइड, देन हम लोग समटाइम मोल्टेन ग्लास मीन्स लिक्विड स्टेट में जो हमारा ग्लास मटेरियल होता है उसको हम लोग एज ए कूलेंट यूज कर लेते हैं। ये हमारा होता है हॉट फोर्जिंग के लिए डियर। और जब कोल्ड फोर्जिंग की बात करते हैं तो कोल्ड फोर्जिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे? मिनरल ऑयल, क्योंकि कोल्ड फोर्जिंग में मटेरियल का टेम्परेचर बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन है, वहां पर रिएक्शन के चांसेस नहीं होंगे। हॉट फोर्जिंग में अगर हम लोग मिनरल ऑयल यूज करेंगे तो यह हमारा वर्कपीस से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके हमारा क्या बनाएगा? स्लैग फॉर्मेशन बनाना शुरू करेगा। तो इसीलिए हॉट फोर्जिंग में मिनरल ऑयल्स वगैरह का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए डियर, कोल्ड फोर्जिंग में मिनरल ऑयल एंड सोप्स आर यूज एज ए लुब्रिकेंट। नेक्स्ट नोट पॉइंट आप देखिए, नेक्स्ट हमारा नोट पॉइंट आप देखिए, ये हमारा है इन हॉट फोर्जिंग द लुब्रिकेंट इज अप्लाइड टू द डाई बट इन कोल्ड फोर्जिंग इट इज अप्लाइड टू द वर्क पीस। इसका मतलब यह है डियर कि हॉट फोर्जिंग में जब हम लोग फोर्जिंग करते हैं तो इस मटेरियल के अंदर ही देखिए, इस डाई के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं? ग्रेफाइट के पाउडर को रख देते हैं। ग्रेफाइट के पाउडर भी एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है डियर, क्योंकि वह भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो इस तरीके से ग्रेफाइट के पाउडर को या मॉलिब्डेनम सल्फाइड या फिर मोल्टन ग्लास को अंदर पहले ही इस डाई में रख देंगे, देन आफ्टर मटेरियल को प्रेस करते हैं। तो ये हमारा होता है हॉट फोर्जिंग के लिए। और कोल्ड फोर्जिंग के लिए वर्कपीस की सरफेस पे हम लोग लुब्रिकेंट लगाकर वर्कपीस को इसके अंदर रखते हैं, देन आफ्टर फोर्जिंग प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा मेथड होता है डियर, कोल्ड फोर्जिंग और हॉट फोर्जिंग में किस तरह से लुब्रिकेंट को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका है डियर, हम लोग पढ़ेंगे ड्राफ्ट एंड कॉर्नर रेडियस। ड्राफ्ट हमने आपको बताया कि जब हम डाई को प्रेस करते हैं, देखिए जब हम डाई को ऐसे प्रेस करते हैं इस तरीके से, अब इस डाई को बाहर रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए यहाँ पे मेटल स्ट्राइक हो गए हैं, थोड़े थोड़े स्ट्राइक हो गए हैं और कंप्रेस हो चुके हैं। तो कंप्रेस हो चुके हैं, उस समय डाई को रिमूव करना एक डिफिकल्ट टास्क है। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डाई में डियर, डाई में कुछ ड्राफ्ट अलाउंसेस प्रोवाइड करा देंगे। डाई को आफ्टर फोर्जिंग इजिली रिमूव करने के लिए डाई में हम लोग इंटरनल टेपर प्रोवाइड करा देंगे, जिसे बोलते हैं
ड्राफ्ट इन फोर्जिंग प्रोसेस कैसे प्रोवाइड कराते हैं वो देखिए। एक्चुअल का हमारा क्या डियर, देखिए ये हमारी हो गई डाई, मान लीजिए सपोज करिए ये हमारा हो गया, मान लीजिए एक अपर डाई ये हो गया और एक लोअर डाई हमारा ये हो गया। अब इसमें देखिए जब मटेरियल प्रॉपर स्ट्राइक करेगा तो इसे आसानी से हम रिमूव नहीं कर पाएंगे। देन आफ्टर सपोज करो कि आप इस पे मटेरियल को हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद यह मटेरियल पूरी तरीके से हर जगह पे फैल गया है। अब जब इस डाई को दोबारा वापस ले जाएंगे, दोबारा इसे ऊपर निकालेंगे तो यह मटेरियल इसके साथ क्या हो चुका है, चिपक चुका है, कंप्रेस हो चुका है। अब इसे आसानी से रिमूव नहीं कर पाएंगे। देन इस केस में हम क्या करते हैं डियर, इस डाई को ही थोड़ा सा टेपर बना देते हैं, इंटरनल इस तरीके से टेपर बना देते हैं। इस तरीके से, इतना ज़्यादा नहीं लेते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ये डाई हो गया, ऐसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आसानी से इस डाई को हम बाहर रिमूव कर सकते हैं। अब आप अपोजिट डाई मत बना दीजिएगा कि आपको लग रहा है सर अगर ऐसा हम बना देते तो क्या होता। मान लीजिए आपको लग रहा हो सर अगर हम ऐसी डाई बना देते, देखिए अब एक्चुअल में क्या है कि अगर इस मटेरियल को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से हमारा ये मटेरियल रोकेगा, ये जब बाहर जाएगा तो यहाँ से देखो यहाँ पे मटेरियल का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये वाला कॉर्नर यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा, स्टॉप करेगा। अब यहाँ पे अगर मान लो कोई मटेरियल इस तरीके से ऐसे रखा गया है, आप ऐसे देखिए कोई मटेरियल इस पे इस तरीके से ऐसे रखा गया है। अब इसे जब बाहर निकालेंगे तो यह इजीली इस सरफेस को छोड़ेगा क्योंकि इसका डायमीटर क्या है, ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ऊपर खिसकेगा तो आसानी से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके का हम टेपर प्रोवाइड कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डायमीटर कम है, यह जैसे ऊपर जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टक कर जाएगा। स्टक मतलब जाम कर जाएगा, यानी कि चोक कर जाएगा। तो लेकिन ये जो हमने देखे डियर, ये जो अलाउंसेस दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को हम लोग अगर x बराबर बोलते हैं ड्राफ्ट अलाउंसेस इन फोर्जिंग, और ये हम किस में देते हैं, डाई में देते हैं, और कैसा देते हैं, इंटरनल टेपर देते हैं। तो इस तरीके से इसे हम बोलते हैं, इस शेप का देंगे, इस शेप का नहीं देंगे। ये हमारा होता है डियर टेपर अलाउंसेस, जो कि हम डाई में देते हैं, जिसे बोलते हैं ड्राफ्ट अलाउंसेस। यह मटेरियल पे डिपेंड करता है डियर। जब हम लोग किसका यूज करते हैं, देखें इंटरनल एंगल आर अबाउट 7 to 10 डिग्री एंड एक्सटर्नल एंगल अबाउट 3 to 5 डिग्री। अगर इस डाई में इंटरनल हम लोग दे रहे हैं तो लगभग हम लोग कितना दे देंगे, 7 to 10 डिग्री, और एक्सटर्नल देंगे तो 3 to 5 डिग्री। और कास्टिंग के लिए याद रखिएगा, जब हम लोग कास्टिंग के लिए ड्राफ्ट की बात कर रहे थे तो कास्टिंग के लिए ड्राफ्ट हमारा कितना होता था, 0 से 2 डिग्री या 2.5 डिग्री, 0.5 से 2 डिग्री के बीच में रखते थे। बहुत स्मॉल ड्राफ्ट एंगल वहाँ पे रखते थे। अब ये हो गया, देखिए स्मॉल कॉर्नर रेडी आर जनरली अनडिजायरेबल बिकॉज ऑफ देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन द मेटल फ्लो एंड देयर टेंडेंसी टू वियर। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, जब हम लोग ड्राफ्ट देते हैं तो एक्चुअल का मटेरियल डियर हमें इस शेप में बनाना था, लेकिन ड्राफ्ट देने की वजह से देखिए मटेरियल हमारा कैसा हो गया, एक्चुअल का इस शेप में बनाना था, ये हमने ड्राफ्ट दे दिया तो ये हमारा मटेरियल कुछ इस शेप में बना। अब हम क्या करेंगे, इस मटेरियल को इतना हम लोग मशीन करके काट देंगे, इतना हम लोग मशीन करके इसको रिमूव कर देंगे। देन आफ्टर हमारा ये फाइनल फिनिश प्रोडक्ट अचीव हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट। अब आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डियर ड्राफ्ट एंड कॉर्नर रेडी। कॉर्नर रेडी का मतलब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग एक्सटर्नल एंड इंटरनल ड्राफ्ट एंगल दे रहे हैं
तो इस तरीके से देखिए ये हमने इस पे ड्राफ्ट दे दिया है, ये हमने यहाँ पे ड्राफ्ट दे दिया है। अब ये इजीली आसानी से बाहर निकल सकता है, इधर निकल सकता है। तो इस तरीके से एक डायग्राम से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की गई है। इधर हम लोग जब इसको कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे मटेरियल इस डायरेक्शन में जो आएगा उसे बोलते हैं फ्लैश, और ये जो हमारा फ्लैश यहाँ के कलेक्ट होगा, ये यहाँ पे जो कलेक्ट होगा ताकि डाई आपस में चिपक सके, उसे बोलते हैं गटर। फ्लैश को जगह देने के लिए जो डाई हमारी अंदर जगह बनता है उसी को हम बोलते हैं गटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेपर देते हैं, जो ड्राफ्ट होते हैं वहाँ पे कॉर्नर रेडी पे रखते हैं। तो ये हमारा होता है डियर। इसके लिए फोर्जिंग प्रोसेस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, और साथ में हम लोगों ने फोर्जिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के साथ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी देखा। अब हम लोग क्या करेंगे डियर, आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एक्सट्रूजन प्रोसेस। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोग इस एक्सट्रूजन प्रोसेस से रिलेटेड इसके हम लोग क्लासिफिकेशन को भी पढ़ेंगे। तो जैसा हम लोग फोर्जिंग प्रोसेस कर रहे थे डियर, सेम उसी तरीके से एक्सट्रूजन प्रोसेस करेंगे। बस एक्सट्रूजन में हमारा क्या होगा, फोर्जिंग में हम लोग डाई में कोई ओपनिंग नहीं रखते थे। फोर्जिंग में हम लोग क्या करते थे डियर, ये हम वर्क पीस लेते थे और ये डाई लेते थे, और इन दोनों डाई को हम लोग क्या करते थे, कंप्रेस कराते थे, या एक डाई से कंप्रेस कराते थे, तो ये मटेरियल इस शेप में एडॉप्ट हो जाता था। लेकिन हम यहाँ पे एक्सट्रूजन में क्या होगा डियर, एक्सट्रूजन में देखिए सिंपल से जब इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा डियर, ये मान लीजिए एक बिलेट हो गया, एक हॉट बिलेट हो गया। अब इस हॉट बिलेट को हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास एक डाई कैविटी हो, इस पे हमने इतनी ओपनिंग दे दी, इस पे हमने इतनी ओपनिंग दे दी। अब इस ओपनिंग के बाद इस बिलेट पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे, किसके द्वारा, रैम के द्वारा। ये मान लीजिए हमारा क्या हो जाए, डाई, और यहाँ पे हो जाए डाई ओपनिंग, ये हमारी हो जाए डियर डाई ओपनिंग। अब जब हम इस मटेरियल को यहाँ से प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे तो यह मटेरियल क्या होगा, क्योंकि यह हॉट कंडीशन में होगा, हम लोग हॉट फोर्जिंग प्रोसेस करते थे, सिमिलर हम लोग हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस करेंगे। तो यह मटेरियल क्या होगा, पहले तो इस पूरे मटेरियल के कांटेक्ट में आएगा, इस पूरी वॉल के कांटेक्ट में आएगा। देन आफ्टर यह पूरा देखिए रैम पूरा ऐसे रहता है, ये पूरा रैम इस तरीके से रहता है ताकि कोई भी मटेरियल बैक प्रेशर करके बाहर ना निकलने पाए। मतलब इस रैम और डाई की वॉल के बीच में बहुत ही स्मॉल क्लियरेंस देंगे कि बस रैम उसके अंदर केवल स्लाइड कर सके, जैसे पिस्टन सिलेंडर हमारा होता है। अब यह क्या होगा, रैम इसको प्रेशर फोर्स लगाएगा तो यह मटेरियल इस डाई की ओपनिंग से स्मॉल क्रॉस सेक्शन लेकर ऐसे बाहर रिड्यूस होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस। बेसिकली यह डियर दो तरीके से होता है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट आपका क्या होता है, देखिए हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और इसी डायरेक्शन में मटेरियल हमारा क्या हो रहा है डियर, निकल रहा है। मतलब आउटपुट डायरेक्शन इज सेम एज फोर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। जब ऐसा आपको दिखाई देता है डियर तो उसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। और सेकेंड केस में हम लोग क्या बनाते हैं डियर, देखिए ये हमारा क्या है, ये मटेरियल था, ये डाई था, ये डाई था, हम लोग इधर की ओर फोर्स अप्लाई कर रहे थे। देखिए बिल्कुल इस पर क्लोज चैम्बर बना रहे हैं ताकि यहाँ से कोई भी मटेरियल इधर की तरफ बाहर ना निकलने। तो इस तरीके से हमारा हो गया। दूसरा हमारा क्या होता है, बैकवर्ड एक्सट्रूजन। बैकवर्ड एक्सट्रूजन हमारा क्या होता है डियर, वो भी समझ लीजिए। देखिए ये डाई हमारी हो गई, यहाँ पे इसको हम लोग बंद कर देते हैं, ये क्लोज कर देते हैं। मतलब हम समझें कि ये मान लो कि ये हमारे पास वर्क पीस हो जाए। अब इस वर्क पीस को हमने इस डाई में बंद कर दिया है और यहाँ पे हमने रैम लगा दिया। मान लीजिए ये हमने रैम लगा दिया, आप ऐसे देखिए ये रैम जो हमने लगाया डियर, इस रैम में हमने एक ओपनिंग दे दी, रैम में हमने एक ओपनिंग दे दी। अब रैम को हम इस डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं,
ये रैम द्वारा इस डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब इस रैम को फ्रंट से देखेंगे तो यह कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इस रैम के द्वारा जब ऐसे हम लोग प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे तो यह मोल्टेन मेटल जस्ट इस डायरेक्शन में बाहर निकलेगा इसके होल से। अगर सर्कुलर होल रखेंगे तो सर्कुलर मेटल बाहर निकलेगा, रेक्टेंगुलर रखेंगे तो रेक्टेंगुलर मेटल बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से डियर देखिए यहाँ पे क्या है, फोर्स की डायरेक्शन रैम द्वारा इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और मटेरियल हमारा इस डायरेक्शन में बाहर जा रहा है। दोनों हमारे क्या हैं, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड आउटपुट मटेरियल आर अपोजिट, दैट टाइप ऑफ एक्सट्रूजन आर कॉल्ड बैकवर्ड एक्सट्रूजन। तो बेसिकली अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें डियर तो यह दो टाइप से क्लासीफाई किया जाता है। तो इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रूजन टॉपिक को डिस्कस करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डियर क्या है, एक्सट्रूजन हमारा होता कुछ नहीं, उसमें भी हम लोग मटेरियल को प्रेस करके एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो बस यही हमारा केवल डिजायर्ड आउटपुट होता है। दैट मीन्स द एक्सट्रूजन प्रोसेस इज लाइक स्क्वीजिंग टूथपेस्ट आउट ऑफ ट्यूब। जैसे हम लोग कोई टूथब्रश करते हैं तो हम लोग टूथपेस्ट को इधर से दबाते हैं तो वहां से देखो टूथपेस्ट का जो ओपनिंग होता है उसी साइज का टूथपेस्ट हमारा निकलता चला जाता है। वह आपका एक एक्सट्रूजन प्रोसेस। देन आफ्टर द इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर और कंटेनर इनटू विच द हीटेड मोल्टेन मेटल बिलेट इज लोडेड। एक हमारे पास कंटेनर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डाई, जिसमें आपका क्या है, आपका हीटेड मोल्टेन मेटल हमारा रख दिया जाता है। ये हीटेड वर्कपीस हमारा इसमें रख दिया जाता है। अब इस हीटेड वर्कपीस में हम लोग क्या करते हैं, ऑन वन एंड ऑफ द कंटेनर द डाई प्लेट विथ द नेसेसरी ओपनिंग इज फिक्स्ड। हम क्या करते हैं, इस कंटेनर के एक एंड को फिक्स करके एक ओपनिंग प्रोवाइड करा देते हैं। देन आफ्टर फ्रॉम द अदर एंड ए प्लंजर और रैम। दूसरे एंड पे हम लोग क्या करते हैं डियर, ये जो हमारा दिखाई दे रहा है इसे हम लोग या तो प्लंजर बोलेंगे या तो रैम। ये जो हमारा है साइडेड पार्ट, ये साइडेड पार्ट हमारा क्या है, या तो प्लंजर बोलेंगे या तो रैम। इस रैम या प्लंजर के द्वारा कंप्रेस द मेटल बिलेट अगेंस्ट द कंटेनर वॉल। इस कंटेनर वॉल के अगेंस्ट में हम लोग मेटल को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। देन आफ्टर एंड द डाई प्लेट थस फोर्सिंग इट फ्लो थ्रू द डाई ओपनिंग एंड एक्वायरिंग द शेप ऑफ द ओपनिंग। देन आफ्टर मेटल हमारा इस डाई ओपनिंग से फ्लो करके उस ओपनिंग के शेप को एडॉप्ट कर लेता है। आफ्टर कूलिंग उसे हम लोग डिजायर्ड फाइनल प्रोडक्ट में भेज देते हैं, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ही मिलता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सट्रूजन प्रोसेस कहते हैं। ये हमारा सिंपल सा एक्सट्रूजन का एग्जाम्पल है। जैसे आप देखो इस तरीके से ये हमारा क्या है, ये मटेरियल हमारा एक्सट्रूजन होके बाहर निकल रहा है। इस क्रॉस सेक्शन को, हैवी क्रॉस सेक्शन को बहुत स्मॉल क्रॉस सेक्शन में और बहुत बड़ी लंबाई में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक्सट्रूजन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए इस क्रॉस सेक्शन के वर्कपीस को हम लोग क्या किए, ये हमारा हो गया रैम। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा हो गया रैम। अब इस रैम के द्वारा इस डायरेक्शन में हम लोग प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये हमारा हो गया वर्कपीस या बिलेट। अब यहाँ पे इतनी ओपनिंग है तो यह बिलेट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, लेकिन तभी आगे बढ़ेगा जब ये हमारा डाई आपका है जो फिक्स रहेगा और जिसकी स्ट्रेंथ हाई होगी। ये नहीं कि यह डाई ही टूट जाए, ब्रेक कर जाए। तो डाई की स्ट्रेंथ आपकी हाई होनी चाहिए और डाई पे आपका एक स्मॉल ओपनिंग जिस शेप और साइज की रिक्वायरमेंट थी उसको हम लोग बना के रखेंगे। देन आफ्टर ये हमारा इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा एक्सट्रूजन कॉमा। द एक्सट्रूडेड मेटल इज देन कैरीड बाय द मेटल हैंडलिंग सिस्टम एज इट कम्स आउट ऑफ द डाई। तो ये जो मेटल आपका बाहर निकलेगा
इसे इस तरीके से मेटल हैंडलिंग सिस्टम से बाहर ले जाकर अपने यूजफुल प्रोडक्ट को कंप्लीट करते हैं, अपने डिजायर को कंप्लीट करते हैं। कॉमा द डमी ब्लॉक विच इज ए स्टील डिस्क अबाउट 40 mm means 0.5 to 0.75 of diameter thickness, which a diameter slightly less than the container is kept between the hot billet and the ram to protect it heat and pressure। तो यहाँ पे क्या होता है डियर, इस तरीके से एक स्मॉल डायमीटर को हम लोग इस पे लगा देते हैं। देखो ये तो हमारा होता है डाई, ये पूरी की पूरी हमारी होती है डाई, और इस डाई में हम लोग मेटल को रखते हैं, रख के कंप्रेस करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये रैम पूरा का पूरा प्रेशर फोर्स लगाकर क्या 100% मटेरियल को आपको कंप्रेस कर सकता है? मतलब यहाँ पे अगर हम यील्ड की बात करें, क्या यहाँ पे 100% यील्ड मिल सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर। होगा क्या, रोलिंग में तो आपको 100% यील्ड मिलेगा, लेकिन जब एक्सट्रूजन की बात होगी तो यहाँ पे मटेरियल आएगा, लास्ट में इतनी प्लेट आपकी बच जाएगी। ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको, इतनी प्लेट बच जाएगी, आप कितना भी प्रेशर फोर्स अप्लाई करो यह बाहर नहीं जाएगा। तो लगभग 5 to 10% या 15% मटेरियल हमारा क्या होता है, 5 to 15% मटेरियल लॉस होता है, लेकिन हमारा इजी प्रोडक्ट अचीव होता है, इसीलिए इसको हम लोग आसानी से करते हैं, अचीव करते हैं। तो इसमें कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि क्या 100% पूरे के पूरे बिलेट को हम लोग एक्सट्रूड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ परसेंट मेटल के हमारे लॉस होते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं डियर, देखिए मेटल इज कंप्रेस्ड एंड फोर्स टू फ्लो थ्रू ए सुटेबल शेप्ड डाई फॉर्म द प्रोडक्ट विथ रिड्यूस बट कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। जिस क्रॉस सेक्शन में इसे हमें भेजना था उस क्रॉस सेक्शन में कांस्टेंट आगे बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ रेक्टेंगल ओपन दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर ओपनिंग दिया हुआ है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का मटेरियल हमारा बनता चला जाएगा। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, मेटल विल अंडरगो ट्राई एक्सियल कंप्रेशन कॉमा हॉट एक्सट्रूजन इज कॉमनली इम्प्लाइड। अब अगर बात आपसे की जाए कि क्या कोल्ड एक्सट्रूजन हम लोग करते हैं, तो कोल्ड एक्सट्रूजन में डियर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर फोर्स अप्लाई होगा, डाई की स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, जिससे डाई भी ब्रेक कर सकता है, और इतना ज़्यादा प्रेशर फोर्स लगाएंगे तो बड़े साइज के वर्कपीस को आसानी से एक्सट्रूड नहीं कर पाएंगे और मेटल फ्लो होगा नहीं। तो इसीलिए मेटल को हम लोग एक्सट्रूड करते हैं हॉट एक्सट्रूजन में। हॉट एक्सट्रूजन का मतलब एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे हम लोग मेटल को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं। देन आफ्टर lead, copper and aluminium, magnesium and magnesium alloy of these metals are commonly extruded by the extrusion process. Most common material are used for extrusion process, that means कौन कौन से हैं, lead, copper, aluminium, magnesium and its alloy। दैट मीन्स हम बात करें लो मेल्टिंग मटेरियल, लो मेल्टिंग एंड हाई मेल्टिंग। देखो लेड आपका लो मेल्टिंग मटेरियल होगा, लेकिन कॉपर एंड एल्यूमिनियम आपके हाई मेल्टिंग मटेरियल होंगे। तो लो मेल्टिंग एंड हाई मेल्टिंग। अब ये कौन से नॉन फेरस मटेरियल आर यूज्ड फॉर एक्सट्रूजन प्रोसेस। non-ferrous material are used for extrusion process। अच्छा, क्या आप कहेंगे कि सर फेरस मटेरियल को हम लोग एक्सट्रूजन से नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं डियर, फेरस को भी कर सकते हैं। मीन्स स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड निकिल बेस्ड एलॉय आर डिफिकल्ट टू एक्सट्रूजन बट करते हैं। फ्रॉम हाई यील्ड
strength, welding and with walls, use phosphate base and molten glass lubricant. Then after the steel, stainless steel and nickel brass alloy are used for extrusion process. क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इसीलिए इस पे हम लोग क्या करेंगे, जब एक्सट्रूजन प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो आसानी से ये अपने शेप को रिड्यूस नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम हम नॉन फेरस हाई मेल्टिंग या लो मेल्टिंग मटेरियल को एक्सट्रूजन प्रोसेस से एक शेप से दूसरे शेप में आसानी से कन्वर्ट करके यूज करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि मान लो वर्कपीस का ये क्रॉस सेक्शन था, अब आपने इस क्रॉस सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, ये हम मान लेते हैं ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये था। यदि हम मान लेते हैं A1 इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था, A2 ये हो गया। A1 से A2 में जो हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन एरिया को रिड्यूस किया, यह कितने क्रॉस सेक्शन एरिया को रिड्यूस कर सकता है डियर, किस रेशियो में इसके एरिया को रिड्यूस कर सकता है। जब उसकी बात करेंगे, देखिए द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बिलेट to the cross section area of the product is about 40:1 for hot extrusion and 400:1 for aluminium। जब हम लोग स्टील की बात करेंगे हॉट एक्सट्रूजन में तो वो हमारा 40:1 में होगा, और जब हम लोग एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो 400:1। मतलब एल्यूमिनियम के हैवी साइज के बिलेट को स्मॉल क्रॉस सेक्शन में आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्टील के लगभग कितने 40 mm अगर स्टील है तो 1 mm में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं देखो 400 mm क्रॉस सेक्शन को 1 mm क्रॉस सेक्शन में एल्यूमिनियम के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम आपका सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल है, मोर सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल होता है, इसीलिए इसको हम लोग आसानी से लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया को स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया में रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए डियर, हमारे एक्सट्रूजन के एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो अगर हम एडवांटेज ऑफ एक्सट्रूजन रेशियो की बात करें डियर, तो जब हम क्या करते हैं, एनी क्रॉस सेक्शन शेप कैन बी एक्सट्रूड फ्रॉम द नॉन फेरस मेटल। तो पहले तो क्या है कि नॉन फेरस मेटल के लिए ही एक्सट्रूजन प्रोसेस यूज किया जाता है। अब उसका कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, हम उसे क्या करेंगे, अपनी डाई में रखेंगे, इस तरह से अपनी डाई में रखेंगे। ये कोई भी मान लो सिलेंड्रिकल सेल हो, स्फेयर हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, क्यूब हो, इसमें रखेंगे और इसे प्रेशर फोर्स अप्लाई करके रैम द्वारा जिस साइज की ओपनिंग होगी उस साइज में मेटल हमारा प्रोड्यूस हो जाए। तो उसके हमारे इसके शेप से कोई मतलब नहीं है जब हम नॉन फेरस मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो देन आफ्टर मेनी शेप देन रोलिंग के अलावा, जैसे रोलिंग से हम लोग अपने शेप को चेंज कर रहे थे, रोलिंग से हम लोग ऑब्जेक्ट को कई शेप में अचीव कर रहे थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा शेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं किसके थ्रू, एक्सट्रूजन के थ्रू। बस यहाँ पे उस ओपनिंग को हमें उस शेप का बनाना होगा। जैसे मान लो ऐसी ओपनिंग हम लोग बना दिए, अब मेटल अगर बाहर जाएगा तो इसी शेप का बाहर जाएगा। ठीक है, जैसी ओपनिंग बनाएंगे वैसा ही मेटल हमें मिलेगा। देन नो ड्राफ्ट आर यूज इन एक्सट्रूजन। अच्छा आज देखो फोर्जिंग में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, ड्राफ्ट यूज कर रहे थे ताकि आसानी से डाई को बाहर रिमूव किया जा सके फोर्जिंग के बाद। लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक्सट्रूजन में केवल अपने डाई से, ये हम लोग डाई से मेटल को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस करते चले जा रहे हैं, यहाँ आसानी से मेटल बाहर निकलता जा रहा है, तो कोई भी ड्राफ्ट यूज नहीं करते हैं। कॉमा नेक्स्ट बात कर रहे हैं ह्यूज रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया। रोलिंग फोर्जिंग के रिस्पेक्ट में एक्सट्रूजन से सबसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शन को बहुत मिनिमम क्रॉस सेक्शन में आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं, यह इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। कॉमा देखिए कन्वर्जन फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर रिक्वायर्ड ओनली इन सिंगल डाई चेंज। देखो एक सिंगल डाई से ही हम लोग एक प्रोडक्ट को किसी जिस शेप में चाहिए होता है उस शेप में आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। देन आफ्टर गुड डायमेंशनल प्रिसीजन आर
अचीव्ड, तो मैंने आपको बताया है एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन में डिफरेंस। तो एक अच्छे प्रिसाइज वर्कपीस को हम आसानी से इस पे अचीव करते हैं एक्सट्रूजन के द्वारा। तो ये हमारा होता है डियर एडवांटेज। कुछ लिमिटेशंस भी इसके होते हैं। लिमिटेशन मतलब कुछ इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिससे हम लोग एक्सट्रूजन को कुछ वर्कपीस पे यूज नहीं करते हैं। जैसे हम लोग हाई मेल्टिंग वर्कपीस ऑफ फेरस एलॉय आर नॉट यूज फॉर एक्सट्रूजन प्रोसेस बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन मस्ट बी यूनिफॉर्म फॉर द इंटायर लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी लिमिटेशन आपकी क्या, मान लो ये आपने डाई ओपन कर दी। अब यहाँ पे आपने डाई ओपन कर दी। अब जब मटेरियल इस तरीके से हम एक्सट्रूड करके बाहर निकालेंगे तो इस इंटायर क्रॉस सेक्शन पे, इस वर्कपीस के इंटायर क्रॉस सेक्शन पे क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होने के चांसेस कम होते हैं। कॉमा नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन क्या होगा, कहाँ कहाँ पे एक्सट्रूजन प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं। देन आफ्टर देखिए एक्सट्रूजन को हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम नॉन फेरस मटेरियल के लिए यूज करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, निकिल, इन सब चीज़ों के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए वर्किंग ऑफ पोरली प्लास्टिक एंड नॉन फेरस metals and alloy are used in extrusion process. Then after manufacture of section and pipe of complex configuration। हमें लोग जैसे देखो, अब आपको समझिए, आप सोच रहे होंगे कि सर हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप बनानी है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है डियर। अगर हमें स्मॉल डायमीटर की पाइप बनानी हो एल्यूमिनियम की, तो उसके लिए हम लोग एक्सट्रूजन प्रोसेस यूज करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये हम लोग डाई लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से डाई लेते हैं और ये डाई की ओपनिंग रख, मान लीजिए डाई की ओपनिंग, चलिए ये डाई की ओपनिंग हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं डियर, ये वर्कपीस लेते हैं। ये वर्कपीस मान लीजिए हमने लिया है, अभी इसके क्रॉस सेक्शन को आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं डियर, जो हम लोग लेते हैं कौन सा, एक प्रेस टूल जिससे हम लोग प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एक जो प्रेस टूल लेते हैं, इसके एंड को कुछ इस तरीके से और ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अब इसमें क्या होगा डियर, अब यहाँ पे देखो ये हम लोग इसको ऐसा बना, अब यहाँ पे ये जो इसको देखो, ये पूरा अगर आप ऐसा क्रॉस सेक्शन देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा डियर, ये जब इसको हम प्रेस करेंगे तो ये कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा रहेगा, थोड़ा सा उल्टा, ये ऐसा रहेगा, ये वाली लाइन नहीं रहेगी, ये वाली लाइन नहीं रहेगी। अब जब हम इसको इस प्रेस को इस पे अप्लाई करेंगे तो यह मटेरियल डियर क्या होगा, यहाँ से फ्लो करेगा, यह मटेरियल यहाँ से फ्लो करेगा और ये यहाँ से फ्लो करेगा। देन इसको हम लोग प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ पे एक हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब ऐसे आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। तो हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने इस प्रोसेस को यूज करते हैं एक्सट्रूजन को। तो यहाँ देखिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेक्शन, पाइप एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन। कॉम्प्लेक्स हॉलो कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से हम लोग ड्रा कर सकते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस। देन मीडियम एंड स्मॉल बैच प्रोडक्शन के लिए हम लोग एक्सट्रूजन प्रोसेस का यूज करते हैं। कॉमन मैन्युफैक्चर ऑफ पार्ट ऑफ हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी वर्कपीस, जो हमारे कुछ ऐसे मशीन पार्ट्स कंपोनेंट होंगे जिनकी एक्यूरेसी बहुत हाई रिक्वायर्ड होगी, उसको हम लोग एक्सट्रूजन प्रोसेस से कंप्लीट कर लेते। तो ये था माय डियर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सट्रूजन प्रोसेस से रिलेटेड इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। जैसे एक्सट्रूजन हम लोग दो तरीके से करेंगे। फर्स्ट हम लोग कोल्ड स्टेट में जब मटेरियल में करेंगे तो वह कोल्ड एक्सट्रूजन कहलाएगा, और जब हॉट स्टेट में करेंगे वो हॉट एक्सट्रूजन कहलाएगा। हॉट एक्सट्रूजन को हम लोग दो तरीके से करेंगे। फॉरवर्ड एक्सट्रूजन मतलब फोर्स की डायरेक्शन इज सेम देन द डायरेक्शन ऑफ वर्कपीस, और बैकवर्ड एक्सट्रूजन में आपका क्या होगा, फोर्स डायरेक्शन इज अपोजिट देन द डायरेक्शन ऑफ वर्कपीस। ये पढ़ेंगे। कोल्ड में भी हमारा दो एक्सट्रूजन होगा,
एक बैकवर्ड और एक फॉरवर्ड होगा। अब फॉरवर्ड एक्सट्रूजन को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन के नाम से जानते हैं कोल्ड के लिए, और बैकवर्ड एक्सट्रूजन हम लोग कोल्ड एक्सट्रूजन और इम्पैक्ट एक्सट्रूजन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट क्लास में इस एक्सट्रूजन से रिलेटेड अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, मीन्स एक्सट्रूजन के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग अपना यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू माय डियर।